हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि इंडिया में किस तरह से जो छोटे छोटे रीजन्स थे उनके कल्चर डेवलप हुए और किस प्रकार से वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। लोगों को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है उनकी भाषा जो कि वो बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति तमिल या उड़िया या और अन्य किसी प्रकार की भाषा को बोलता है या विशेष प्रकार के इलाके में वो रहता है तो हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं। हम हर एक व्यक्ति को उसकी भाषा, उसके फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक या उसकी जो पेंटिंग है जो कि सबसे अलग होती है उससे आसानी से पहचान लेते हैं। उनमें से कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होती है जो बिल्कुल ग्रांटेड हैं, जो उनके लिए विशेष हैं और उनसे उनका बहुत ही अविश्वसनीय रिश्ता होता है। हालांकि हमारे जो फ्रंटियर्स एरियाज हैं जिनसे अलग अलग देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं या अलग अलग राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, वो समय समय पे अपने अंदर बदलाव लाते हुए और अभी भी वो बदल रहे हैं। उनका जो कल्चर है वो समय समय पे हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। आज हम जो रीजनल कल्चर पढ़ने वाले हैं या समझते हैं वो भी क्या है, लोकल जो ट्रेडिशंस हैं उनका आपस में इंटरमिक्स हो जाना। और हमारा जो सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है उसमें अलग अलग प्रकार के कल्चर और ट्रेडिशन हमें देखने को मिलते हैं। वो अक्सर मिलते जुलते रहते हैं और उससे नए ट्रेडिशंस और नए कल्चर जो है हमेशा प्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिक रीजन्स के जो कल्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी के साथ साथ में हम लोग ये भी जानने वाले हैं किस प्रकार से ये इंटरमिक्स हुए और उसके साथ साथ में नए कल्चर्स की स्थापना हम लोगों को देखने को मिली। चेराज और मलयालम का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम लोग जानेंगे। चलिए लैंग्वेज और रीजन का जो कनेक्शन है वो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चेरा किंगडम जो कि महोदयापुरम में स्टेब्लिश हुआ 9th सेंचुरी में, जो कि हमारे इंडियन पेनिनसुला का साउथ वेस्टर्न पार्ट है, जो कि इस समय केरला में है। ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में मलयालम जो है बोली जाती थी और यहाँ के जो रूलर्स हैं उन्होंने मलयालम भाषा को वहां के जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें भी लागू कर दिया। इसका मतलब वहां के जो इंस्क्रिप्शंस हम लोग देखते हैं वो मलयालम भाषा है। और वास्तव में अगर बात की जाए तो ये जो पुराने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनमें ये पहली क्षेत्रीय भाषा है जो हमें देखने को मिलती है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसी के साथ साथ में चेराज लोग जो है उन्होंने सांस्कृतिक ट्रेडिशंस एडॉप्ट कर रखे थे। केरला का टेम्पल थिएटर जो कि आज भी देखने को मिलता है वो संस्कृत जो एपिक्स हैं उनसे अभी भी कहानियों को लिए हुए है। और इसी प्रकार से मलयालम का जो पहला लिटरेरी वर्क है जिसकी लगभग कहा जाता है 12th सेंचुरी में रचना की गई थी, वो भी संस्कृत से जुड़ा हुआ है। और 4th सेंचुरी का जो टेक्स्ट है लीला तिलकम, जिसकी ग्रामर और पोइटिक्स है जो कि मणिप्रबलम में लिखी गई है, जिसको वहां का डायमंड और कोरल माना जाता है, इन दो भाषाओं का, वो भी संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जगन्नाथ कल्ट के बारे में। कल्ट का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का पंथ या संप्रदाय। दूसरे रीजन्स की हम लोग बात करें तो वहां पे भी अलग अलग प्रकार के रिलीजियस ट्रेडिशंस और रीजनल कल्चर जो है वो ग्रो कर रहे थे। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है जगन्नाथ कल्ट। लिटरली इसे हम लोग मान सकते हैं जो दुनिया के भगवान है जिन्हें विष्णु कहा जाता है, जो कि उड़ीसा पुरी में हमें देखने को मिलते हैं। आज के दिन भी अगर बात करें तो वहां के जो लोकल ट्राइबल लोग हैं वो अभी भी अपने इस देवता की वुडन इमेज बनाते हैं जो कि कहा जाता है
वास्तव में इनके लोकल देवता थे, जिन्हें बाद में विष्णु से आइडेंटिफाई किया गया। 12th सेंचुरी में जो गंगा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, अनंत वर्मन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाएंगे। और इसी के साथ साथ में 1230 में किंग अनंत भीमा थर्ड ने अपने किंगडम को इसी देवता को समर्पित कर दिया और अपने आप को उसी देवता का डिप्यूटी यानी सलाहकार या सेवक बताया। बाद में इस मंदिर ने पिलग्रिमेज के रूप में, एक तीर्थ स्थान के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान ग्रहण किया और उसी के साथ साथ में सोशल और पॉलिटिकल मैटर में भी इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। जिन लोगों ने भी उड़ीसा को कॉन्कर किया, जैसे कि मुगल्स, मराठास और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ये प्रयास किया कि वो इस टेम्पल पे अपना कंट्रोल कर लें ताकि वो लोगों को अपनी बातें मनवा सकें या लोग उनके राज्य में विश्वास कर सकें। राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में आज का जो राजस्थान का अधिकतम भाग है उसे ब्रिटिश लोगों के द्वारा राजपूताना कहा गया था। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि केवल राजपूत लोगों के लिए था, जबकि यह पूरी तरह सच नहीं है। इस एरिया में ऐसे लोग रहते थे जो राजपूत थे, लेकिन इसी के साथ साथ में राजपूत जो है नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में भी हमें देखने को मिलते हैं, जो आज भी हम देख सकते हैं। हाँ, इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि उस समय राजस्थान में बहुत सारे राजपूत लोग रहा करते थे जो अभी भी रहते हैं। राजपूत लोगों को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने कल्चर को एक बहुत ही विशेष पहचान दिलाने का प्रयास किया। इनके कल्चरल ट्रेडिशंस जो थे वो बहुत ही आइडियल्स थे और रूलर्स के लिए प्रेरणादायी थे। 8th सेंचुरी से आज का जो राजस्थान है, जिसमें बहुत अधिक राजाओं ने जो कि राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, राज किया। पृथ्वीराज जो है वो भी इसी प्रकार के एक राजा थे। इन राजाओं ने बहुत ही बहादुरी से अपने दुश्मनों का मुकाबला किया और युद्ध के मैदान में पराजित होने के बजाय मरना पसंद किया। ऐसे राजाओं के बारे में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत जो हैं विशेष प्रकार के लोगों के द्वारा गाए और सुनाए जाते हैं और इन्हीं गीतों के द्वारा इन राजाओं की यादें जो हैं वो चली आ रही हैं। सामान्य लोग इनकी गाथाओं से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं, जिनमें बहुत ही अधिक लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैल्योर और एंगर की भावनाएं हमें देखने को मिलती है। और ऐसे गीत और कहानियां जिनमें वफादारी, दोस्ती, प्रेम, बहादुरी और क्रोध जैसे सभी भाव देखने को मिले तो लोग उनसे क्यों नहीं प्रभावित होंगे। क्या इन कहानियों में महिलाओं का भी कोई स्थान था? उस समय महिलाएं जो थी वो विवाद का विषय रही। लोग इनको जीतने के लिए या इनको बचाने के लिए लड़ा करते थे और महिलाएं जो है वो भी बहुत बहादुरी से अपना रोल अदा करती थी। ऐसी महिलाओं का भी विवरण मिलता है जो अपनी पति की डेथ के बाद में सती हो गई। इन वीर राजाओं की जो पत्नियां थी वो भी बहुत बहादुर हुआ करती थी। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक, कथक की कहानी हम जानने वाले हैं। इस तरह के हीरोइक ट्रेडिशन जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फॉर्म से हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार का एक डांस फॉर्म है। इस डांस फॉर्म की हिस्ट्री हम लोग देखते हैं और इस डांस फॉर्म का नाम है कथक, जो कि नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट से जुड़ा हुआ है। कथक जो शब्द है वो कथा से लिया गया है, जो कि संस्कृत का शब्द है और दूसरी भाषाओं में भी ये काम में लिया जाता है। इसका मतलब होता है कहानी। कथक जो है वास्तव में एक जाति होती थी ऐसे लोगों की जो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में कहानी सुनाया करते थे और इसी के साथ साथ में अपनी कहानी के दौरान वो अपने हाव भाव भी
विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया करते थे। 15 और 16 सेंचुरी के दौरान कथक जो है एक विशेष प्रकार का डांस फॉर्म बन गया, क्योंकि उस समय भक्ति मूवमेंट जो है वो बहुत अधिक फैल रहा था। राधा कृष्ण के जो लीजेंड्स है, जो कथाएं हैं, वो इन फोक प्लेज में रासलीला के रूप में प्रस्तुत की गई थी। इस फोक डांस में, कथक डांस में, ये जो कथक स्टोरी टेलर्स थे, उन्होंने बहुत ही शानदार गेस्चर्स को प्रस्तुत किया था। मुगल एम्परर्स और उनके जो नोबल्स थे, उनके कोर्ट के अंदर कथक को प्रस्तुत किया जाता था। और इसी के साथ साथ में ये जो डांस फॉर्म है, ये अपने आप को और अधिक फैलाती गई और धीरे धीरे ये अलग अलग प्रकार के घरानाज में बट गई थी, जिसमें से एक है राजस्थान जयपुर का घराना और दूसरा है लखनऊ का घराना। और वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे, उनके शासन के समय ये जो आर्ट फॉर्म है बहुत अधिक प्रचलित हुई थी। 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर तक ये डांस फॉर्म ना केवल इन दो क्षेत्रों तक, बल्कि इंडिया के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश तक फैल चुकी थी। इस डांस फॉर्म में विशेष प्रकार का फुटवर्क और शानदार वेशभूषाएं और उसी के साथ साथ में कहानियों का जो प्रस्तुतिकरण था वो बहुत ही विशेष, बहुत ही अच्छा और आकर्षक था। कथक जो है अन्य कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ साथ में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा 19 और 20 सेंचुरी में बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखा जाता था। हालांकि उनकी नफरत के बावजूद भी ये जो डांस फॉर्म है, ये दरबारों में और उसी के साथ साथ में क्लासिकल फॉर्म्स के जो 6 फॉर्म है, उनमें इंडिया की आजादी के बाद तक चलता रहा। पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स, एक और ट्रेडिशन जो कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से फैलने लगा, वो था मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जो कि बहुत छोटी साइज का था। ये छोटी साइज की पेंटिंग्स हुआ करती थी, जो कि वाटर कलर में क्लॉथ या पेपर पे की जाती थी। सबसे पुराने जो मिनिएचर्स हैं वो पाम लीव्स और वुड पे पाए गए। उनमें से कुछ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि वेस्टर्न इंडिया में पाए गए। और ये जो जैन धर्म के जो टेक्स्ट है, उनको बताने के लिए काम में लिए गए थे। मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो है, उन्होंने इसके जो कारीगर्स थे उन्हें विशेष प्रकार का संरक्षण दिया और इन लोगों ने उनके हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोइट्री को मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा लिखा। सामान्यतः ये जो थे, ये बहुत ही शानदार कलर में कोर्ट के सीन्स को दर्शाते थे, युद्ध और शिकार के सीन को दर्शाते थे। इसी के साथ साथ में सोशल लाइफ को भी ये दिखाया करते थे। ये जो कलाकारी थी, इसको एक गिफ्ट के रूप में कुछ विशेष लोग ही एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान किया करते थे, जिनमें राजा और उनके निजी संबंधी हुआ करते थे। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में ये जो पेंटर्स थे वो यहाँ से अन्य स्टेट्स की तरफ चले गए। इसी के कारण से डेक्कन और राजपूत कोर्ट्स जो कि राजस्थान में है, वहां का जो कल्चर है वो काफी अधिक प्रभावित हुआ। उसी समय पे इस कला ने अपनी विशेष गुणों को प्राप्त कर लिया, जिसमें राजाओं के पोर्ट्रेट्स, कोर्ट के सीन आदि दर्शाए गए थे। और इसी के साथ साथ में माइथोलॉजी और पोइट्री के जो चित्र है वो भी दर्शाए गए थे। और इनका जो केंद्र था वो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ रहा था। दूसरा क्षेत्र जिसने मिनिएचर पेंटिंग को अट्रैक्ट किया वो था हिमालयन फुटहिल्स, जो कि आज के हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। 17th सेंचुरी के अंत में इस रीजन में एक बोल्ड और इंटेंस स्टाइल की मिनिएचर पेंटिंग जो है वो डेवलप्ड हो गई, जिसे बसोली कहा जाता है। और यहाँ का जो सबसे प्रचलित
टेक्स्ट है वो है भानुदत्ता का रासमंजरी। नादिर शाह के अटैक के दौरान जब दिल्ली को 1739 में कॉन्कर किया गया था, तो यहाँ के जो मुगल आर्टिस्ट थे वो यहाँ से हिमालयन फुट हिल्स की तरफ चले गए थे। यहाँ पे उन्हें कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले, ऐसे सेवियर्स मिले जिन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना की। 18th सेंचुरी की मध्य की बात करें तो कांगड़ा आर्टिस्ट जो थे उन्होंने अपनी एक विशेष स्टाइल को डेवलप कर लिया था जो एक नई प्रकार की मिनिएचर पेंटिंग में देखने को मिलती है। और उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो थी वैष्णवाइट ट्रेडिशन, जिसमें सॉफ्ट कलर्स, जिसमें कूल ब्लू, ग्रीन और लिरिकल ट्रीटमेंट, थीम, ये विशेष बातें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑर्डिनरी मैन और वुमेन जो है वो भी पोर्ट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, क्लॉथ पे अपनी आर्ट को दिखाया करते थे, जिनमें से बहुत ही कम अभी भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि ये सही ढंग से बच नहीं पाई थी। अब बंगाल के बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ एरियाज ऐसे थे जो अपनी भाषा के द्वारा पहचाने गए। इसी प्रकार से हम बंगाल को भी जानते हैं और हम ये मानते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली बोलते हैं। हालांकि ये जानना इंटरेस्टिंग है कि बंगाली जो एक भाषा है वो वास्तव में संस्कृत से निकल के आई है, लेकिन बंगाल के लोग तो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, तो फिर ये भाषा जो है संस्कृत से कैसे निकल के आई? अगर हम लोग 3rd और 4th सेंचुरी BCE की बात करें तो यहाँ पे बंगाल के लोगों के मगध जो कि साउथ बिहार में है उनसे रिलेशंस थे, जिसके कारण से इनकी भाषाओं का आपस में आदान प्रदान होने लगा, एक्सचेंज होने लगा। 4th सेंचुरी के दौरान गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने नॉर्थ बंगाल पे कंट्रोल कर लिया और इसी के साथ साथ में इस एरिया में ब्राह्मण्स जो है वो सेटल होने लगे। इसी के कारण से मिड गंगा वैली में लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो और अधिक मजबूत होता गया। 7th सेंचुरीज में चाइनीज ट्रेवलर जुआन जेंग जो आए थे उन्होंने ये देखा कि ये जो लैंग्वेज है ये संस्कृत से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। 8th सेंचुरी की हम लोग बात करें तो बंगाल जो है वो रीजनल किंगडम का सेंटर बन गया और पालाज का इस पे कंट्रोल था। 14th से 16th सेंचुरी के बीच में बंगाल जो है सुल्तान के द्वारा कंट्रोल्ड किया गया जो दिल्ली के इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। 1586 में जब अकबर ने बंगाल को कॉन्कर कर लिया तो ये एक विशेष प्रकार का सूबा बन गया। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, परंतु यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी वो बंगाली थी। वास्तव में अगर हम लोग बात करें तो 15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप की जो डायलेक्ट है, लोकल भाषा है, इसने यहाँ के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया और उसका कारण था ये एक भाषा, और इस इलाके को वेस्ट बंगाल कहा जाता था। हालांकि बंगाली जो है वो संस्कृत से निकल के आई है, लेकिन ये कई जगह और कई स्टेज पे अलग अलग प्रकार से नया रूप लेती गई और इसमें बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड्स जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं जो अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस से आए हुए हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर जो है उसको 2 कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। एक ऐसा है जो संस्कृत से आया है, दूसरा ऐसा है जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। पहले में संस्कृत एपिक्स का ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलता है जिसमें मंगला काव्य, जिसमें बहुत ही ऑस्पिशियस पोएम्स है जो कि लोकल देवताओं के गुणगान करती है, और भक्ति लिटरेचर है जिसमें चैतन्य देवा की बायोग्राफी है जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर रहे हैं। दूसरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नाथ लिटरेचर जो है वो देखने को मिलता है जिसमें मयनमती
और गोपी चंद्रा के गीत हैं जो धर्मा ठाकुर की जो वर्शिप है उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और उसी के साथ साथ में इनके साथ में फेरी टेल्स, फोक टेल्स और बैलेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी से जो टेक्स्ट बिलोंग करते हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें 15 से 18 सेंचुरी के बीच के मिले हैं, लेकिन सेकंड कैटेगरी के जो सोर्सेज हैं उन्हें अभी भी सही ढंग से प्रिसाइज नहीं किया गया है, क्योंकि ये विशेषतः ईस्टर्न बंगाल में पॉपुलर थे, जहां पे ब्राह्मण लोगों का प्रभुत्व जो था बहुत कम था। पीर्स एंड टेम्पल्स 16th सेंचुरी से लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में उस जगह से माइग्रेट करना शुरू कर दिया जहां पे जमीन बहुत कम फर्टाइल थी। वो ईस्ट की तरफ जाते गए, उन्होंने जंगलों को साफ कर लिया और जगह पे राइस कल्टीवेशन शुरू कर दिया। धीरे धीरे यहाँ की जो कम्युनिटीज है वो फिशर फोक बन गई और उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपनाते हुए यहाँ के लोगों के साथ में अपना मेल जोल बढ़ा लिया। इसी के साथ साथ में मुगलों ने बंगाल को कंट्रोल कर लिया था और उसे अपनी कैपिटल बना लिया था। यहाँ के ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज जो थे उन्होंने यहाँ पे काफी जमीनें ले ली, यहाँ पे बड़ी बड़ी मॉस्क खड़ी कर दी और यहाँ के एरिया को पूरी तरह से रिलीजियसली ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया। यहाँ पे पहले जो सेटलर्स आए वो अपने साथ में कुछ नए ऑर्डर और अश्योरेंस जो है यहाँ के सेटलमेंट्स को बदलने के लिए लेके आए थे। इन लोगों के कुछ कम्युनिटी लीडर्स हुआ करते थे जो उनके टीचर्स भी हुआ करते थे और लोग मानते थे कि इन टीचर्स में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हुआ करती थी और लोग उनको बहुत सम्मान और स्नेह के साथ में देखा करते थे और उन्हें पीर कह के बुलाया करते थे। इन्हें संत या सूफी जो है वो भी कहा जाता था। और इस समय जो पीर लोगों का समूह जो था वो बहुत अधिक प्रचलित होने लगा और धीरे धीरे उनके जो पूजा स्थल जो है वो भी काफी बंगाल में प्रचलित होते गए। बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग का जो अभियान है वो भी बहुत शानदार ढंग से चला, जो कि 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक बहुत अधिक देखने को मिलता है। इस समय बहुत अधिक लोगों ने टेम्पल, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया और इसका निर्माण करके वो अपनी पावर और अपने देवता के प्रति आस्था को दिखाना चाहते थे। बहुत सारे मोडेस्ट ब्रिक और टेराकोटा टेम्पल्स का उस समय निर्माण किया गया, जो कि लो सोशल ग्रुप्स जैसे कि कोलू और कंसारी लोगों की सहायता से बनाए गए थे। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के आने के बाद में इन लोगों को बहुत अधिक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी और इन लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज का बहुत अधिक फायदा उठाया। जैसे जैसे इन लोगों की सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी होती गई, वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव करते गए और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। जब लोकल देवी देवताओं को, जो कि छोटी छोटी झोपड़ियों और गांवों में रहा करते थे, उनको ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षण मिल गया, तो ये जो लोकल देवी देवता हैं वो मंदिरों में स्थापित होते गए। इसी के कारण से इनके जो मंदिर हैं वो दो छला और चौछला बनने लगे, जिसे डबल रूफ्ड और फोर रूफ्ड कहा जाता है। इसी के कारण से एक नई बंगाली स्टाइल के जो टेम्पल है हमें उस समय देखने को मिलते हैं। यहाँ के टेम्पल्स जो है वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाए गए थे, जिनका इंटीरियर काफी प्लेन, लेकिन आउटर एरिया जो है वो पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टेबलेट से सजाया गया था। कुछ मंदिरों के अंदर, जैसे कि विष्णुपुर जो कि वेस्ट बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में है, इस प्रकार के जो डेकोरेशन है वो देखने योग्य हैं। फिश एज फूड, लोगों की जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स हैं वो यहाँ पे जो अवेलेबल फूड है उसके अनुसार चलती थी। बंगाल एक ऐसा एरिया है जो रिवर के पास में है,
इसी के कारण से यहाँ पे चावल और फिश जो है वो बहुत अधिक प्रोड्यूस होते हैं और इसी के कारण से पुअर बंगाली लोग जो हैं अपने भोजन में इन दोनों चीजों को शामिल करते हैं और बंगाली लोगों के लिए फिशिंग एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और बंगाली लिटरेचर में इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। मंदिरों की दीवार पे टेराकोटा प्लेक्स और उनके जो बुद्धिस्ट विहार जो बने हुए हैं उनमें भी हमें फिशेस के पिक्चर्स देखने को मिल सकते हैं जिन्हें कि मार्केट में टोकरियों में ले जाया जा रहा है। ब्राह्मण्स को नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यहाँ के मार्केट में फिश की अत्यधिक पॉपुलैरिटी के कारण यहाँ के ब्राह्मण लोगों को ये छूट दी गई थी कि वो फिश खा सकते थे। बृहद्धिधर्मा पुराणा जो कि एक 13th सेंचुरी की संस्कृत टेक्स्ट है जो हमें बंगाल से मिली है, उसमें लोकल ब्राह्मण को अलग अलग प्रकार की फिश को खाने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।